शबनम और अरमान अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनका एक बेटा दिलशाद था, वो 7 साल का था। अरमान को काम की वजह से परिवार के साथ वक्त बिताने को नहीं मिलता था, पर शबनम को अपने शौहर से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि अरमान कितनी मेहनत करता है और वो ये सब अपने परिवार के लिए ही कर रहा है। शबनम बहुत समझदार थी। वो अरमान और दिलशाद का बहुत ध्यान रखती थी। घर और बाहर का सब काम खुद ही संभाल लेती थी। बिजली के बिल से लेकर दिलशाद के स्कूल की फीस तक का सारा काम शबनम ही संभालती थी। इसलिए अरमान भी बेफिक्र था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब शबनम दिलशाद के स्कूल का फीस जमा करा कर वापस लौट रही थी, तो अचानक एक ट्रक से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग शबनम को अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन खून ज्यादा बह जाने से डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते हैं। अब अरमान पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाता है। उसकी हालत पागल जैसी हो जाती है। उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं होता है कि शबनम उसे छोड़कर चली गई। दिलशाद जब स्कूल से लौटता है तो माँ माँ करके पुकारता है, पर माँ तो उसे छोड़कर चली गई थी। उस मासूम की आंखें माँ को ही ढूंढ रही थी, लेकिन उसे माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। घर में इतनी भीड़ देख दिलशाद घबरा जाता है। अपने पापा को यूं रोते देख उनसे पूछता है, माँ कहाँ है? बोलो ना पापा, माँ कहाँ है? और अरमान के पास उस मासूम के सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। तभी दिलशाद की नजर आंगन में सफेद चादर में लिपटी उसकी माँ की लाश पर पड़ती है। दिलशाद फौरन शबनम के जिस्म से लिपट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। माँ माँ उठो ना माँ, उठो, अब मैं कभी शरारत नहीं करूँगा, खाना भी सही टाइम पर खाऊंगा, तुम उठो ना। दिलशाद की ये हालत अरमान से देखी नहीं जाती। वो दिलशाद को अपने सीने से लगा लेता है और दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। शामिल हुए कुछ रिश्तेदारों में से कुछ लोगों ने दोनों बाप बेटे को संभाला और अरमान को समझाया कि अब शबनम के आखिरी सफर का वक्त हो गया है। अरमान, अपने आप को संभालो। अरमान ने खुद को किसी तरह संभाला और शबनम को आखिरी विदाई दी। आखिरी विदाई देते वक्त अरमान की आंखों के सामने शबनम की एक एक बात याद आ रही थी। उसका वो चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। अरमान शबनम की आखिरी विदाई करके जब घर लौटा तो मानो घर खाने को दौड़ रहा था। बार बार शबनम की यादें सता रही थी। तभी अरमान की एक दूर की रिश्तेदार ने अरमान को समझाया कि वह अपनी भावनाओं को काबू में करे, क्योंकि अब उस पर दिलशाद की जिम्मेदारी भी आ गई है। अरमान उनकी बात को समझ जाता है और दिलशाद की देखभाल में लग जाता है। ये बहुत ही मुश्किल था उसके लिए, क्योंकि अब उसे दिलशाद को माँ और बाप दोनों का प्यार देना था। अरमान दिलशाद को किसी तरह संभालता है, उसे खिलाता पिलाता नहलाता और स्कूल भेजता, उसके सारे काम करता। इस तरह 1 महीना गुजर गया। अब तो अरमान के ऑफिस से भी फोन आने लगते हैं। अरमान को समझ नहीं आता है कि आखिर दिलशाद की देखभाल कौन करेगा। तभी अरमान के दूर की रिश्तेदार का फोन आता है और वो अरमान को मुस्कान के बारे में बताती है। मुस्कान बहुत ही सीधी सादी सामान्य परिवार से है। शादी के 3 साल बाद भी जब उसे कोई औलाद नहीं हुई तो उसके पति ने अपनी माँ के कहने पर उसे तलाक दे दिया। वो अब अपने भाई भाभी के साथ रहती है, पर वहाँ भी उसे अपने भाभी के ताने सुनने पड़ते हैं। उसे भी एक सहारे की जरूरत है और तुम्हें दिलशाद की देखभाल के लिए ऐसी ही किसी लड़की की तलाश है। तब अरमान मुस्कान से मिलता है और अपने और दिलशाद के बारे में बताता है। अरमान कहता है कि वो शबनम को कभी नहीं भूल सकता और ना ही उसकी जगह किसी और को दे सकता है। वो ये शादी सिर्फ अपने बेटे दिलशाद के लिए कर रहा है। मुस्कान भी बच्चे के प्यार को तरस गई थी। वो भी चाहती थी कि उसे भी माँ कहकर पुकारने वाला कोई हो। अरमान मुस्कान से शादी कर उसे अपने घर ले आता है और दिलशाद से मिलाता है, पर दिलशाद मुस्कान को देखकर खुश नहीं होता है और वह भी उदास हो जाता है। अरमान कहता है, दिलशाद, ये तुम्हारी माँ है। दिलशाद कहता है, ये मेरी माँ नहीं, ये तो मेरी सौतेली माँ है। ये बहुत बुरी है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी माँ। दिलशाद इतना कहकर गुस्सा होकर भाग जाता है। मुस्कान दिलशाद की बात सुनकर बहुत दुखी होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरमान कहता है, दिलशाद अभी छोटा है, उसे अपनी माँ को भुलाने में वक्त लगेगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उसकी बात का बुरा नहीं मानोगी
और सब भुलाकर एक अच्छी माँ की तरह दिलशाद की देखभाल करूंगी। मुस्कान अरमान की बात समझ गई थी। उसने तय कर लिया था कि वो दिलशाद के दिल में अपने लिए जगह बनाकर रहेगी। एक दिन मुस्कान ने शबनम की अलमारी खोली। उसमें उसे शबनम की लाल रंग की कांजीवरम की साड़ी और परफ्यूम मिली। मुस्कान ने दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शबनम की लाल रंग की कांजीवरम की साड़ी पहनी और रोज की भीनी भीनी महक वाला परफ्यूम भी लगाया। उसके बाद वो किचन में जाकर जल्दी से अरमान का मनपसंद गोभी के पराठे और दिलशाद का मनपसंद चीज सैंडविच नाश्ते में बनाती है। उसके बाद वो दिलशाद को जगाने चली जाती है। दिलशाद को अपनी माँ शबनम के अपने आसपास होने का एहसास होता है और वह आंखों को मलता हुआ उठ जाता है। उठते ही उसकी नजर मुस्कान पर पड़ती है। वो दिलशाद का बैग ठीक कर रही थी। मुस्कान का मुंह दूसरी तरफ था। पीछे से वो बिल्कुल शबनम की तरह दिख रही थी, इसलिए दिलशाद उसे अपनी माँ शबनम समझकर माँ माँ कहता हुआ मुस्कान से लिपट जाता है। मुस्कान को भी दिलशाद का उसे यूं लिपटना अच्छा लगता है। जैसे ही वो उसे अपने गले लगाने लगती है तो दिलशाद को पता चल जाता है कि वो उसकी माँ शबनम नहीं मुस्कान है। तो वो फिर से उदास हो जाता है और मुस्कान को गुस्से में कहता है, चली जाएं आप यहाँ से। आपने मेरी माँ की साड़ी क्यों पहनी है? आप मेरी माँ की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगी। और दिलशाद जोर जोर से रोने लगता है। तभी आवाज सुनकर अरमान भी उठ जाता है और किसी तरह दिलशाद को चुप कराता है। मुस्कान भी दिलशाद को सॉरी बोलती है और वादा करती है कि आज के बाद वो कभी भी शबनम की किसी भी चीज को नहीं छुएगी। इतना कहकर वो फौरन कपड़े बदल लेती है और दिलशाद और अरमान के लिए नाश्ता लगाती है। इस तरह कई दिन बीत गए। मुस्कान दिलशाद और अरमान का पूरा ख्याल रखती है। अब तो दोनों को जैसे मुस्कान की आदत हो गई थी, और होगी भी क्यों नहीं। वो उनके कहने से पहले ही सभी काम कर देती थी। एक दिन अचानक मुस्कान को बहुत तेज बुखार आ जाता है। वो अपने पलंग से भी नहीं उठ पा रही थी। इधर दिलशाद के स्कूल जाने का वक्त भी हो गया था और उसका सारा बदन बुखार से जल रहा था। फिर भी वो किसी तरह उठकर दिलशाद के लिए टिफिन बनाती है। टिफिन बनाते ही उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। अरमान और दिलशाद तुरंत मुस्कान की तरफ दौड़ते हैं। अरमान अपनी फैमिली डॉक्टर को बुलाता है। मुस्कान का चेकअप करके दवाई लिख देता है। अरमान के पूछने पर डॉक्टर कहता है कि बुखार की वजह से कमजोरी आ गई है, इसलिए चक्कर आ गया। दवा लिखती है, वो दे देना और ध्यान रहे कम से कम 2-4 दिन पूरा बेड रेस्ट, कोई भी काम नहीं कराना, वरना इनकी हालत और भी बिगड़ सकती है। दिलशाद अरमान और डॉक्टर की बातें सुन लेता है और अपना बैग रखकर मुस्कान के पास जाता है और मुस्कान को शबनम की अलमारी की चाबी देकर कहता है, आप जल्दी से ठीक हो जाएं, मैं कभी भी आप पर गुस्सा नहीं करूंगा। मैं एक माँ को खो चुका हूँ, अब मैं इस माँ को नहीं खोना चाहता। दिलशाद की बात सुनकर मुस्कान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दिलशाद को अपने गले से लगा लेती है। इस तरह दिलशाद को फिर से माँ मिल जाती है और मुस्कान को भी दिलशाद की